हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं वेव्स। ठीक है, जेई के लिए वेव्स के दो पार्ट होते हैं, वेव्स ऑन अ स्ट्रिंग और साउंड वेव्स। इन रियलिटी ये दो पार्ट्स वेव्स के दो सेक्शंस हैं जो हमको जेई में कवर करने हैं, या 11-12 के लेवल तक वेव्स के बारे में हमें इन कैटेगरीज का पता होना चाहिए। यानी कि हम क्या स्टार्ट कर रहे हैं, वेव। ठीक, वेव्स का मीनिंग क्या है, पहले हम वेव का मीनिंग देखेंगे और फिर ये देखेंगे हमें क्या क्या कवर करना है। देखिए, वेव का मीनिंग है ट्रांसफर। ठीक है ना, वेव मतलब ट्रांसफर। अब किस चीज का ट्रांसफर? ठीक है ना, ट्रांसफर ऑफ सम फिनोमेना विदाउट ट्रांसफरिंग द मीडियम। यानी कि मीडियम का ट्रांसफर नहीं होना चाहिए, उस मीडियम से पास होते हुए कोई फिनोमेना आगे चला जाए, दैट इज वेव। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लीजिए ये कोई सरफेस है, यहां तक कि ये कोई सरफेस है, इस सरफेस पे एक ब्लॉक रखा हुआ है ये। ठीक है, इस ब्लॉक का मास है m। मान लीजिए इस टाइम इसकी वेलोसिटी v है, तो स्पेस के इस पॉइंट पे एक मोमेंटम एग्जिस्ट करता है जिसकी वैल्यू है mv, एक काइनेटिक एनर्जी एग्जिस्ट करती है जिसकी वैल्यू है हाफ m v स्क्वायर। स्पेस के इस पॉइंट पे ये दोनों चीजें एग्जिस्ट करती हैं। अब ये बॉडी यहां चली गई कुछ टाइम t में, यहां चली गई, m मास यहां पे। अब ये दोनों चीजें यानी कि मोमेंटम और एनर्जी p इज इक्वल टू mv स्पेस के इस पॉइंट पे है, और काइनेटिक एनर्जी हाफ m v स्क्वायर। यानी कि एनर्जी और मोमेंटम जो किसी टाइम t इज इक्वल टू 0 पे यहां पे एग्जिस्ट करता था, अब t इज इक्वल टू t पे यहां पहुंच गया है। आप देखिए ये एक फिनोमेना है, मोमेंटम एंड एनर्जी। मोमेंटम और एनर्जी का ट्रांसफर हो रहा है किसी मीडियम में एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे। ठीक है ना, तो ट्रांसफर तो हो रहा है, पर हर टाइप का ट्रांसफर वेव नहीं होता, स्पेशल टाइप के ट्रांसफर ही वेव होते हैं। अब क्या ये वो टाइप का ट्रांसफर है जो कि हम इसको वेव बोल सके? देखिए, वेव बोलने के लिए क्या होना चाहिए, वेव बोलने के लिए केवल फिनोमेना का ट्रांसफर होना चाहिए, मैटर का नहीं। यहां पे मोमेंटम और एनर्जी के साथ साथ मास का भी ट्रांसफर हो रहा है, इसलिए ये फिनोमेना वेव नहीं है, ये फिनोमेना वेव नहीं है। अगर यहां पे सिचुएशन ऐसी होती कि ये सरफेस है और ये एक ब्लॉक है m मास का, यहां पे एक दूसरा ब्लॉक है, यहां पे एक तीसरा ब्लॉक है, यहां पे एक फोर्थ ब्लॉक है, इस तरीके से बहुत सारे ब्लॉक्स हैं, ये करके आइडेंटिकल ब्लॉक्स हैं। इसको मैंने, इस m मास को मैंने इस तरफ v ओके, तो अगर इस पॉइंट पे देखा जाए तो मैंने इस मास को v वेलोसिटी दी है, तो यहां पे मोमेंटम कितना हुआ mv, काइनेटिक एनर्जी कितनी हुई हाफ m v स्क्वायर। अब ये ब्लॉक चल के इसमें टक्कर मारेगा, कॉलिजन करेगा, आइडेंटिकल ब्लॉक है, परफेक्टली इलास्टिक कॉलिजन होगी, आइडियल सिचुएशन मान रहे हैं, तो ये वाला ब्लॉक तो यहां हो जाएगा, फिर ये चल पड़ेगा। ठीक है ना, अब सेम वेलोसिटी v से चलेगा, फिर ये चल पड़ेगा सेम वेलोसिटी v से, फिर ये चल पड़ेगा सेम वेलोसिटी v से, ये इसमें कॉलिजन करके यही रुक जाएगा, इसको चालू कर देगा, फिर ये इसमें कॉलिजन करके इसको चालू कर देगा, खुद रुक जाएगा, ये इसमें कॉलिजन करके इसको चालू कर देगा, ये खुद रुक जाएगा। इसका मतलब ये है कि मैंने एनर्जी और मोमेंटम इस ब्लॉक को दिया था। ठीक है, इस ब्लॉक ने इसको ट्रांसफर किया, इसने इसको ट्रांसफर किया, और एक टाइम ऐसा आएगा कि ये वाला ब्लॉक आपको v वेलोसिटी से चलते हुए नजर आएगा, यानी कि मोमेंटम अब यहां पे mv हो गया है, और यहां पे काइनेटिक एनर्जी हाफ m v स्क्वायर हो गई है। यानी कि जो काइनेटिक एनर्जी यहां पे एग्जिस्ट करती थी, जो मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी यहां पे एग्जिस्ट करते थे, ये मास यहीं का यहीं है, अपनी विसिनिटी में ये मास, लेकिन मोमेंटम और एनर्जी इसको ट्रांसफर किए, इसने इसको ट्रांसफर किया, इसने इसको ट्रांसफर किया, इसने इसको ट्रांसफर किया, इसने इसको ट्रांसफर किया। अब आप देखो, ये मोमेंटम और ये काइनेटिक एनर्जी एक फिनोमेना है जो कि मास यहीं रहता है, पर ये ट्रांसफर होते चले जाते हैं। दिस केस इज अ वेव, ये केस एक वेव है।
ये केस एक वेव नहीं है, दिस केस इज नॉट अ वेव, क्योंकि इस केस में फिनोमेना ट्रांसफर होने के साथ साथ मैटर का भी ट्रांसफर हो रहा है, और यहां पे फिनोमेना ट्रांसफर होने के साथ साथ मैटर का ट्रांसफर नहीं हो रहा है। तो वो केसेस जिनमें मोमेंटम और एनर्जी ट्रांसफर होती है विदाउट ट्रांसपोर्टिंग ऑफ मैटर इज कॉल्ड वेव, वही चीजें वेव है। यानी कि जो मैटर और मीडियम को वहीं छोड़ के खुद आगे निकल जाते हैं उनको वेव बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल रूमर्स फैल रहे हैं, एक ने इसको बताया, दूसरे ने इसको बताया, तीसरे ने उसको बताया, और रूमर पूरा स्प्रेड हो गया। रूमर इज अ वेव। कोई एक ही आदमी सबको नहीं बताते हुए घूमता, एक ने इसको बताया, उसने इसको बताया, तो रूमर ट्रांसफर होता जा रहा है पर्सन टू पर्सन, पर्सन वहीं के वहीं है पर रूमर ट्रांसफर होता जा रहा है। तो रूमर इज अ काइंड ऑफ वेव। ठीक, तो वो फिनोमेना जिनमें बीच के मैटर का ट्रांसफर नहीं होता, केवल फिनोमेना का ट्रांसफर होता है, कॉल्ड एज वेव। यही है। अब हम क्या करेंगे, थोड़ा सा मैटर का ट्रांसफर देखेंगे और वेव का ट्रांसफर देखेंगे। तो हम वेव की डेफिनेशन में लिख सकते हैं, अ वेव इज अ डिस्टर्बेंस which propagates energy and momentum from one place to other without the transport of matter। ये वेव की एग्जैक्ट डेफिनेशन है, ठीक है ना। अब क्लासिफिकेशन ऑफ वेव्स, यानी कि जो फिजिक्स में हमको फिजिक्स में जिस टाइप की वेव पढ़नी है, फिजिक्स में जिस टाइप की वेव पढ़नी है, उस वेव में हमें मोमेंटम यानी कि मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी इनका ट्रांसफर होना है। मोमेंटम और एनर्जी समझ लीजिए, काइनेटिक भी नहीं तो एनर्जी, इनका ट्रांसपोर्टेशन होना है, ट्रांसफर होना है। अब ये जहां जहां ट्रांसफर होंगी बिना मैटर को साथ में लिए, वो जगह वेव्स होंगी। अब आप देखिए वेव्स का क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन ऑफ वेव्स, क्लासिफिकेशन ऑफ वेव में देखिए क्या होता है। वेव को क्लासिफाई करने के, कैटेगराइज करने के बहुत तरीके हैं। हम वेव को डिफरेंट बेसिस पे क्लासिफाई कर सकते हैं। बेसिस का मीनिंग क्या होता है? बेसिस का मीनिंग होता है प्लेटफॉर्म के इस प्रॉपर्टी के बेसिस पे हम सेपरेट कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल काले लोग और गोरे लोग, बहुत सारे लोग खड़े हुए हैं, हमने क्या कहा, काले लोगों को इधर कर दीजिए, गोरे को इधर कर दीजिए। तो कलर के बेसिस पे हमने कैटेगराइज कर दिया ब्लैक एंड व्हाइट। हम हाइट के बेसिस पे भी कर सकते हैं, 6 फुट से लंबे लोग इधर चले जाइए, 6 फुट से नीचे लोग इधर चले जाइए, तो वो हाइट के बेसिस पे डिफरेंशिएशन हुआ। हम मॉनिटरी लेवल पे भी कर सकते हैं, एक पर्टिकुलर अमाउंट से ज्यादा रखने वाले लोग एक साइड चले जाएं, दूसरी साइड चले जाएं, बहुत सारे बेसिस पे। तो चीजें होती हैं बेसिस पे कैटेगराइज। तो जितने बेसिस होंगे उतने टाइप के कैटेगराइजेशन होंगे, और एक बेसिस के कैटेगराइजेशन का दूसरे बेसिस के कैटेगराइजेशन से हम कंपैरिजन नहीं कर सकते। मतलब क्या, अगर कलर के बेसिस पे हमने डिफरेंशिएट कर दिया कि ब्लैक लोग इधर चले जाएं और गोरे लोग इधर चले जाएं, ये हो गया। और दूसरा ग्रुप को लाए हम, उसको हमने समझ लीजिए हाइट के बेसिस पे डिफरेंशिएट कर दिया कि 5.5 फुट से लंबे लोग इधर चले जाइए और 5.5 फुट से छोटे लोग इधर चले जाइए। अब दो तरीके के बेसिस हो गए, एक तो कलर और दूसरा हाइट। अब हम ये पूछ सकते हैं कि काले लोगों में और गोरे लोगों में क्या अंतर है, ये हम पता कर सकते हैं लाइट के बेसिस पे। गोरे लोग थोड़ा व्हाइटिश होते हैं, काले लोग ब्लैकिश होते हैं, ठीक है ना। अब कम हाइट वालों में ज्यादा लंबे और छोटे लोगों में क्या डिफरेंस है, ये भी हम कर सकते हैं। लेकिन अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि किसी काले आदमी में और लंबे आदमी में क्या डिफरेंस है, तो इस क्वेश्चन का आंसर ही नॉनसेंस है, इसका आंसर ही नहीं बनेगा। भाई ब्लैक कलर, काले लोगों में और लंबे लोगों में क्या अंतर है, तो इस क्वेश्चन का आंसर ही एग्जिस्ट नहीं करता। क्यों? क्योंकि जिस बेसिस पे हमने क्लासिफाई किया है, कैटेगराइजेशन किया है, वो बेसिस ही अलग है। हम एक बेसिस पे जो कैटेगराइजेशन करते हैं उनमें कंपैरिजन कर सकते हैं, पर डिफरेंट बेसिस के कैटेगराइजेशन में हम कंपैरिजन नहीं कर सकते। मान लो हमने पैसे के बेसिस पे किया कि अमीर लोग इधर और गरीब लोग इधर, अगर हम ये माने कि गोरे लोगों में और अमीर लोगों में क्या अंतर है, तो इसका आंसर देना इज इम्पॉसिबल। लेकिन अमीर लोगों में और गरीब लोगों में क्या अंतर है, इसका आंसर पॉसिबल है। ज्यादा पैसे वाले लोग अमीर होते हैं, कम पैसे वाले लोग गरीब होते हैं, इसका आंसर है। इसलिए जो बेसिस होते हैं, बेसिस फिक्स करने पड़ते हैं, उसके बाद हम क्लासिफिकेशन करेंगे।
तो वेव्स का क्लासिफिकेशन कई बेसिस पे किया जा सकता है। सबसे पहला बेसिस जो है, फर्स्ट बेसिस क्या है? मीडियम। मीडियम मीडियम के बेसिस पे वेव दो टाइप की होती है, ठीक है ना? मैकेनिकल वेव, मैकेनिकल वेव्स, दूसरा नॉन मैकेनिकल वेव्स। ठीक है ना? अब मीडियम के बेसिस पे दो कैटेगरी में क्यों डिवाइड किया मैंने, ठीक है ना? देखिए, कुछ वेव्स ऐसी होती हैं जिनको चलने के लिए मीडियम की जरूरत होती है। दे नीड मीडियम टू फॉर प्रोपागेशन, यानी कि ये वो वेव्स हैं जिनको आगे चलने के लिए मीडियम की जरूरत पड़ती है। बिना मीडियम के ये आगे नहीं चल सकती, ठीक है ना? इनका एग्जांपल दूंगा बहुत अच्छे से। नॉन मैकेनिकल वेव, वो वेव नो नीड ऑफ मीडियम फॉर प्रोपागेशन, इनको आगे चलने के लिए मीडियम की जरूरत नहीं पड़ती। अब कैसी है, कुछ तो एग्जांपल मुझे देना पड़ेगा तभी जाके फंडे क्लियर होंगे। मान लीजिए मैं मैकेनिकल वेव की बात करता हूं, ठीक है ना? फॉर एग्जांपल, मैकेनिकल वेव का अगर मैं एग्जांपल दूं तो सबसे अच्छा एग्जांपल है साउंड वेव, ठीक है? दूसरा स्प्रिंग वेव, ठीक? और भी बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। फॉर एग्जांपल मैकेनिकल वेव्स में आप ये देखिए, मान लीजिए बहुत सारे लोग खड़े हुए हैं इस तरीके से, इस तरीके से बहुत सारे लोग खड़े हुए हैं एक लाइन में। हमने पीछे वाले को आगे पुश कर दिया ऐसे, तो ये इस पे गिरेगा, ये इस पे गिरेगा, ये इस पे गिरेगा, ये इस पे गिरेगा। इस तरीके से गिरते गिरते ये वाला भी नीचे गिर जाएगा, यानी कि यहां से वेव इस तरीके से ट्रांसफर होते हुए आ रही है, वेव चलते हुए आ रही है। अगर इनके बीच में से हम एक को एब्सेंट कर देंगे तो बस वेव यहां तक आके रुक जाएगी, इसके आगे वेव चल नहीं पाएगी। क्यों? क्योंकि बीच का एक मीडियम गायब है। अगर मीडियम को बीच में से एब्सेंट कर देंगे तो ये जो गिरने का सिलसिला है, ये जो गिरते जा रहे हैं प्रोसेस, ये रुक जाएगा यहीं पे, यहां से आगे जा ही नहीं पाएगा। ये गिर जाएगा तो इसको इस पे असर ही नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर बीच में एक इंसान खड़ा होता तो ये गिरता, ये इसके ऊपर गिरता तो कंटिन्यू रहता, यानी कि मीडियम को एब्सेंट करते ही वेव रुक गई। इसका मतलब वेव कैसी थी? मीडियम बेस्ड थी, उसको चलने के लिए मीडियम की जरूरत है, इसलिए ये मैकेनिकल वेव थी। साउंड वेव भी बिल्कुल ऐसे ही होती है। साउंड वेव में क्या होता है? साउंड वेव में क्या होता है? मीडियम के पार्टिकल्स होते हैं इस तरीके के, यूं। जब हम बोलते हैं तो इन पार्टिकल को आगे थ्रो कर देते हैं, प्रेशर आता है माउथ से, और माउथ से पार्टिकल्स आगे चलते हैं। ये पार्टिकल नेक्स्ट वालों में कोलिजन करते हैं, फिर नेक्स्ट वालों में कोलिजन करते हैं, फिर नेक्स्ट वालों में कोलिजन करते हैं, फिर नेक्स्ट वालों में कोलिजन करते हैं। ऐसे कोलिजन करते करते आगे बढ़ते हैं ये। इसका मतलब ये हुआ कि अगर बीच में से एक सेट गायब कर दिया जाए तो ये पार्टिकल क्या है? अपनी मीन पोजीशन से एक पर्टिकुलर डिस्टेंस तक ही आगे पीछे जा सकते हैं। ये पार्टिकल यहां तक जाके वापस आ जाएगा, आगे कोई कोलिजन के लिए मिलेगा ही नहीं। इसका मतलब साउंड वेव यहीं की यहीं रुक जाएगी, ठीक? इसलिए साउंड वेव कैसी होती है? मैकेनिकल वेव, ठीक है? इन चीजों को आप बहुत अच्छे से नोट करिए, फिर मैं आपको नॉन मैकेनिकल वेव एक्सप्लेन करता हूं, ठीक है? ओके, तो मैकेनिकल वेव्स हमने देखी, ठीक है ना? अब देखते हैं नॉन मैकेनिकल वेव्स, ठीक है? नॉन मैकेनिकल वेव्स में देखिए क्या होता है। नॉन मैकेनिकल वेव्स जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, रेडियो वेव्स, रेडियो वेव्स, ठीक? बहुत सारी वेव्स, एक्सरेज, गामा रेज, फोटॉन्स, सनलाइट, ठीक? ये ऐसी वेव्स हैं जिनको चलने के लिए मीडियम की जरूरत नहीं पड़ती, इसलिए इनको नॉन मैकेनिकल वेव्स बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए ये एक चैम्बर है,
जिसके अंदर वैक्यूम है, इसके अंदर वैक्यूम है, यहां पे एक मैग्नेटिक, ये चीज क्या है, एक मेटल रिंग लटकी हुई है, यहां पे कोई मीडियम नहीं है, यहां पे नो मीडियम, नो मीडियम, यहां पे कोई मीडियम नहीं है, बस ये एक मेटल रिंग या डिस्क, कुछ भी बॉल मान लो, ये लटकी हुई है। अगर मैं यहां पे एक मैग्नेट लाके, जिसका नॉर्थ पोल इधर है, साउथ पोल इधर है, इस मैग्नेट को ऐसे वाइब्रेट कराऊं यूं करके, पहले यहां ले जाऊं फिर यहां ले जाऊं, तो ये भी डेफिनेटली ऐसे ही मूव करेगी। इसका मतलब इसके मूव करने से ये मूव कर रही है, इसका मतलब कोई फिनोमेना ऐसा है जो यहां से ट्रेवल होके वहां तक जाता है, ठीक है ना। इसके चारों तरफ तो कोई मीडियम नहीं है, लेकिन इसको मूव करने से ये अपने आप मूव करता है, ये मैग्नेट है। इसका मतलब कोई ना कोई फिनोमेना ऐसा है जो इस वैक्यूम में भी ट्रेवल करता है और इसको अफेक्ट करता है। इसका मतलब इससे जो भी वेव निकल रही है, जो भी वेव निकल रही है, दैट इज नॉन मैकेनिकल वेव। नॉन मैकेनिकल वेव का मतलब ये हुआ उसको चलने के लिए मीडियम की जरूरत नहीं पड़ रही है, ठीक है ना। दैट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। एक्चुअल में इस मैग्नेट से मैग्नेटिक फील्ड निकलता है जो इस रिंग को अफेक्ट करेगा, मेटल रिंग को अफेक्ट करेगा। इसका मतलब जो भी है ये EM वेव हो गई, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। क्योंकि आपके पास प्रूफ है, यहां तो मीडियम है ही नहीं, तब भी इसको मूव करने से चीज मूव कर रही है, यानी कि इसमें से निकलने वाला कोई फिनोमेना इसको अफेक्ट करता है, यानी कि इससे निकलने वाली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इसको अफेक्ट कर रही है, इससे निकलने वाला मैग्नेटिक फील्ड इसको अफेक्ट कर रहा है, इसको मूवमेंट दे रहा है, यानी कि यहां से यहां तक जो फिनोमेना ट्रांसफर हो रहा है दैट इज नॉन मैकेनिकल वेव। ठीक, ये मैंने आपको क्लियर कर दिया है कि मैकेनिकल वेव क्या है और नॉन मैकेनिकल वेव क्या है, ठीक है। इसको आप अच्छे से नोट करिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ओके, तो अभी मुझे नॉन मैकेनिकल वेव से आगे बढ़ना है। देखिए क्या करना है अभी हमें। ओके, नेक्स्ट बेसिस इज नंबर ऑफ डायमेंशंस। बेसिस 2 यानी कि नंबर ऑफ डायमेंशंस, मतलब 1 डायमेंशनल वेव, 2 डायमेंशनल वेव, 3 डायमेंशनल वेव, ये भी नाम है। 1 डायमेंशनल वेव, 2 डायमेंशनल वेव, 3 डायमेंशनल वेव, इस तरीके की। 1 डायमेंशनल वेव का एग्जाम्पल क्या हुआ, स्ट्रिंग वेव। कैसे चलती है स्ट्रिंग वेव, एक स्ट्रिंग होती है, इसी में इस तरीके से चलती रहती है एक ही डायमेंशन में। 2 डायमेंशन वेव, सरफेस वेव। सरफेस वेव कैसी होती है, ऐसे पानी की सरफेस होती है, यहां पे करते तो ऐसे रिपल्स बनते हैं यूं करके, ये सरफेस वेव हुई 2 डायमेंशनल वेव। 3 डायमेंशनल वेव जैसे साउंड वेव, ऐसे चलते हैं तो साउंड वेव चारों तरफ निकलती है, ऐसे लाइट वेव, साउंड वेव हर डायरेक्शन में निकलती है, तो ये 3D वेव हुई। ठीक, तो नंबर ऑफ डायमेंशन के बेसिस पे भी वेव्स को कैटेगराइज किया जा सकता है। स्प्रिंग वेव, स्ट्रिंग वेव, ऐसी बहुत सारी वेव, लाइट वेव, साउंड वेव, ठीक है ना, सरफेस वेव, ऐसी बहुत सारी वेव्स हैं जो 2 डायमेंशनल होती हैं, ठीक है ना। थर्ड बेसिस इज पीरियोडिसिटी ऑफ वेव। पीरियोडिसिटी ऑफ वेव, ये बहुत कंसेप्चुअल पॉइंट है। पीरियोडिसिटी का मतलब है वेव प्रोड्यूस करने का स्टाइल। जिस तरीके से हम वेव को प्रोड्यूस कर रहे हैं वो तरीके पे भी उनके नाम डिपेंड करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए हमारे पास स्ट्रिंग है, ये एक स्ट्रिंग है, इसके इस वाले एंड को मैंने एक ऐसे स्प्रिंग से अटैच कर दिया है, ऐसे, जो कि यहां से SHM करता है, जो कि यहां पे SHM करता है इस पॉइंट के अबाउट, यहां से लेके यहां तक, तो इसमें इस टाइप की वेव प्रोड्यूस हो जाएंगी। ठीक, तो ये सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है, सिंपल हार्मोनिक मोशन ये कर रहा है, तो ये जो वेव्स हैं, ये वाली वेव्स, इनका नाम हो जाएगा हार्मोनिक वेव।